नमस्कार, आप देख रहे हैं रिदम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के कायराना पूर्ण हमले में 10 जवान शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा के अरुणपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी फोर्स को लेकर जा रहे वाहन पर आईईडी हमला हुआ। हमले में शहीद जवानों में 10 डीआरजी के जवान और एक नागरिक शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले की निंदा की है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कर्नाटक के बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन कर आपातकाल लगाकर लाखों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया। भाजपा कभी ऐसा पाप नहीं कर सकती, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार इतना है कि अगर मैं 100 पैसे भेजता हूं तो लोगों को 14 पैसे मिलता है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हम अगर किसानों के खाते में 10,000 रुपए भेजते हैं तो उन्हें 10,000 ही मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 समिट को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति भारत की दृष्टि केवल बीमारी की कमी पर ही नहीं रुकती। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर की थीम के साथ शुरू किया है। पीएम ने कहा कि दुनिया भर के सैकड़ों देश इस पहल में हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। पेशेवर और अकादमिक डोमेन से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के हितधारकों का होना बहुत अच्छा है। ये भारत के वसुदेव कुटुंबकम के दर्शन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज 100 से ज्यादा देशों में मदद के लिए पहुंचाई है। ये हमारी क्षमता और प्रतिबद्धता को दिखाता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में उर्वरक सहकारी समिति इफ्को सदन के विशाल मुख्यालय से इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड का शुभारंभ किया। इस लॉन्चिंग समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इफ्को के नैनो डीएपी लिक्विड के प्रोडक्ट फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। साथ ही कहा कि देश में 384 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर का उत्पादन होता है, जिसमें 132 लाख मीट्रिक टन सहकारी संस्थाएं उत्पादन करती हैं। 132 लाख में से इफ्को ने 90 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया है। चंडीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर जाकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को अंतिम श्रद्धांजलि दी। बादल का पार्थिव शरीर शिरोमणि अकाली दल के मुख्य दफ्तर सेक्टर 28 चंडीगढ़ में रखा गया है। बादल के पार्थिव शरीर को अकाली दल के झंडे में लपेटा गया है। प्रकाश सिंह बादल की कल गुरुवार को चंडीगढ़ से बठिंडा के लिए अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। बादल के गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद 16 अप्रैल को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र तमिल संगम के समापन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम ने इस मौके पर श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये संगम श्री कृष्ण और श्री रंगनाथ की धरती का संगम है। पीएम ने आगे कहा कि आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष्य है। हमें देश को आगे लेकर जाना है, लेकिन रास्ते में तोड़ने वाली ताकतें और भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे। भारत कठिन से कठिन हालातों में भी कुछ नया करने की ताकत रखता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी बंगले के खर्च को लेकर घिरे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शहर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए हैं और ये वो लोग हैं जो शपथ लेने के लिए आए थे तो ऑटो में लटक कर आए थे, कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे। पात्रा ने कहा कि 1,15,00,000 रुपए से अधिक का तो इनके घर में मार्बल लगा है और ये मार्बल भी वियतनाम से मंगवाया गया है। वहीं इससे पहले मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि सीएम केजरीवाल ने नियमों का उल्लंघन कर अपने सरकारी आवास व कैंप कार्यालय की सजावट पर 2 वर्ष में लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ये तब किया जब कोरोना काल में दिल्ली के लोग जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बीजेपी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कर्नाटक में बीजेपी के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांड्या जिले में रोड शो किया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बेलगावी में चुनाव प्रचार किया। इसी के साथ सीएम योगी ने मांड्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज कांग्रेस विकास की बात कर बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन उनकी विकास की हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना जो हमेशा से अधर में ही लटकी रह जाती थी। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में आज कर्नाटक भारत के विकास का इंजन बना है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादियों का साथ देने का काम करते हैं। सूडान में हिंसा के बीच फंसे भारतीयों को निकालने का अभियान शुरू हो चुका है। इसके लिए भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी चला रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार सूडान में फंसे 278 लोगों को लेकर INS सुमेधा सऊदी अरब के जेदाह पहुंच गया है और दूसरा भारतीय वायुसेना का C-130J विमान भी 135 भारतीयों को लेकर जेदाह पहुंच गया है। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट कर कहा है कि जेदाह पहुंचे सभी लोगों की भारत की आगे की यात्रा जल्द ही शुरू होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने ट्वीट करके सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और अन्य अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस महीने की 30 तारीख को इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भावनाएं समझते हैं और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की उपलब्धियों को उजागर किया है। ठाकुर ने कहा कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक प्रमुख नेताओं में एक हैं। आबकारी नीति से जुड़े ईडी मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट अब 28 अप्रैल को निर्णय सुनाएगा। निर्णय तैयार नहीं होने के कारण आज फैसला नहीं सुनाया गया। वहीं 18 अप्रैल को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि 26 मार्च को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 9 मार्च को ईडी ने भी सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। बहुचर्चित ताज कॉरिडोर परियोजना में घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 175 करोड़ रुपए की कॉरिडोर परियोजना में किए गए घोटालों में सीबीआई को नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त एजीएम महेंद्र शर्मा के खिलाफ 20 वर्ष बाद पहली बार अभियोजन की मंजूरी मिल गई है। इस मामले में सीबीआई 22 मई को फिर सुनवाई करेगी। बता दें कि सीबीआई ने 15 फरवरी 2007 को तत्कालीन सीएम पर्यावरण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तत्कालीन सचिव पर्यावरण आरके शर्मा, अनुसचिव राजेंद्र प्रसाद महेंद्र शर्मा पर 175 करोड़ की धनराशि हासिल करके पद का दुरुपयोग करने और प्राइवेट पार्टी से अनुचित लाभ लेने के आरोपों पर चार्जशीट दायर की थी। इस घोटाले में सीबीआई ने पहले मुख्यमंत्री मायावती सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया था। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,629
30 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 29 लोगों की संक्रमण के चलते मौत भी हुई है। इसके साथ ही कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 61,013 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 11,967 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। चोरी कर विदेश ले जाई गई प्राचीन मूर्तियों और धरोहरों को देश में वापस लाने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में तमिलनाडु के आरियालूर जिले के एक मंदिर से चुराई गई चोल काल के समय की यानी 14वीं-15वीं शताब्दी की हनुमान जी की मूर्ति को ऑस्ट्रेलिया से वापस लाया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि ये मूर्ति अप्रैल 2012 में मंदिर की दूसरी मूर्तियों के साथ चोरी हो गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया के एक खरीदार ने लिया था। इस बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार से संपर्क किया गया, साथ ही इससे जुड़े सारे प्रमाण भी उन्हें मुहैया कराए गए। इस दौरान लंबी प्रक्रिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त को फरवरी 2023 में ये प्रतिमा वापस सौंप दी गई। इसे पिछले दिनों ही भारत लाया गया है। ब्रिटेन में संचालित एक धर्मार्थ संगठन लंदन में भगवान जगन्नाथ के पहले मंदिर के निर्माण की योजना बना रहा है। उसकी इस योजना का ओडिशा मूल के एक उद्यमी ने समर्थन करते हुए 2.5 करोड़ पाउंड देने का संकल्प लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर निर्माण का पहला चरण अगले वर्ष के अंत तक हो जाएगा। श्री जगन्नाथ सोसाइटी संगठन ने घोषणा करते हुए कहा कि विश्वनाथ पटनायक ने लंदन में भगवान जगन्नाथ को समर्पित भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ पाउंड देने का संकल्प लिया है, जो कि उन कंपनियों द्वारा दिया जाएगा जिसके वे प्रबंध निदेशक हैं। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय दूसरी बार दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की मेयर बन गई हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने के बाद सर्वसम्मति से उन्हें मेयर चुना गया है। वहीं आपके ही आले मोहम्मद इकबाल ने भी निर्विरोध डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है। बीते 7 वर्षों में व्यक्तिगत आयकर 0.83% बढ़कर 2021-22 में 2.94% पहुंच गया है, जो 2014-15 में 2.11% था। ये बताता है कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से देश में करदाताओं का आधार बढ़ा है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 7 वर्षों में व्यक्तिगत आयकर संग्रह भी 4.31 लाख करोड़ बढ़ा है। 2014-15 में ये संग्रह 2.65 लाख करोड़ था, जो 2021-22 में बढ़कर 6.96 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। देश में शारीरिक श्रम की प्रधानता वाले रोजगार की कुल संख्या मार्च में सालाना आधार पर 7% बढ़कर 57,11,154 हो गई है। डिजिटल रोजगार मंच बिलियन करियर्स की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के महीने में सुरक्षा सेवाओं में कार्यरत कामगारों की जरूरत बढ़ने से कुल श्रम बहुल रोजगार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक वर्ष पहले मार्च 2022 में श्रम बहुल रोजगार की संख्या 53,38,456 रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में देश में सुरक्षा सेवाओं से जुड़े रोजगारों की संख्या तिगुनी हो गई है। मार्च के महीने में इस श्रेणी के रोजगार सालाना आधार पर 219% बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बीते 5 वर्षों में स्वास्थ्य पर 17% तक जेब खर्च कम हुआ है, जबकि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता 2019-20 रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वित्तीय वर्ष में जेब खर्च 64.2 से घटकर 47.1% रह गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने रिपोर्ट पर कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2011 में एक फ्रेमवर्क तैयार किया था, जिसके आधार पर देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता रिपोर्ट तैयार की जाती है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी शहर धर्मशाला में उनके निवास पर 64 साल बाद रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। दलाई लामा के कार्यालय ने कहा कि अगस्त 1959 में फिलीपींस में फाउंडेशन द्वारा पवित्र धर्म की रक्षा में तिब्बती समुदाय के वीरतापूर्ण संघर्ष के लिए सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया है। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था जो उनके जीवन और संस्कृति की प्रेरणा है।